हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज अपने चैप्टर 6 जो है जीएफआर का, उसके सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा जीएफआर का, उसको अपने ने स्टार्ट किया था। आज अपने नेक्स्ट उसके और आगे रूल डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो दोस्तों प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, प्रोक्योर करना है किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। दो हिस्सों में चैप्टर है, पहले गुड्स की बात करेंगे फिर सर्विसेज की बात करेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के अंदर दोस्तों रूल नंबर 142 आपको मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर में मोटा मोटा है क्या, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने जो डेफिनेशन है गुड्स की वो पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ गुड्स पढ़ी थी। इसके अंदर दोस्तों आपको याद रखना है BPP लाइब्रेरी के अंदर अगर दोस्तों बुक्स, पब्लिकेशन और पीरियोडिकल्स जो हैं वो अगर आते हैं तो वो गुड्स की श्रेणी में नहीं आएंगे, बाकी सारा सामान जो है गुड्स की श्रेणी में आएगा। ठीक है, एक दोस्तों इन गुड्स को लाने में ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंश्योरेंस होगा, इंस्टॉलेशन होगा, वो सारा भी गुड्स की टर्म के अंदर कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 144 में पढ़ा था कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब भी आप प्रोक्योरमेंट करते हो तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों इसके क्या है, यार्ड स्टिक्स जो हैं इनको आप एक बार रीड कर सकते हो, राइट। कि प्रोक्योरमेंट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, जेनरिक मेजरेबल होना चाहिए, टेक्निकल, क्वालिटेटिव, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। याद इसमें ये रखना है कि आपको ब्रांड का नेम वगैरह जो है उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट ना करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना ऑब्जेक्टिव, उसका फंक्शन, उसका क्वालिटी, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपको नहीं करना, राइट। इसके बाद भी दोस्तों 2-4 पॉइंट अपनों ने पढ़े थे, वो आपको मैं PDF से बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले अपनों ने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस देख लिया। 142 नंबर में क्या था, अपनों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, सिंपल बताया इस चैप्टर के अंदर है क्या। इसके बाद दोस्तों डेफिनेशन ऑफ गुड्स पढ़ी, इसके अंदर क्या एक्सक्लूड करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लूड क्या करना है, ये वाली चीज़ आपको, बुक्स, पब्लिकेशन एंड पीरियोडिकल्स एक्सेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी, राइट। इसके बाद दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनों ने पढ़े, इसके ये सारे पॉइंट अपनों ने देखे थे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट अपनों ने देखे थे, राइट। तीसरा नंबर पॉइंट था कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है प्रैक्टिसेबल हो, जो आपको नॉर्म्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस जो हैं नेशनल के, वो फॉलो करने हैं। इसके बाद केयर करनी है आपको, केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट। एक्सेस क्वांटिटी नहीं करनी है आपको। आपका जो भी प्रोक्योरमेंट जो होगा, ठीक है, वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल प्रोसीजर से होगा। सेटिस्फाई करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, कि जो सिलेक्टेड ऑफिसर ऑफर जो है आपका वो आपकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों 2-3 पॉइंट अपनों ने और पढ़े, राइट। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट पॉइंट जो था इसका 11वां पॉइंट सॉरी, वो इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है ऑर्डर में राइटिंग में देके क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे, प्रोक्योरमेंट पे। ठीक है, क्यों लगा सकता है, रीज़न देके, जब आपका डिफेंस ऑफ इंडिया अगर उस पर डिफेंस ऑफ इंडिया के ग्राउंड पे, राइट, या दोस्तों कोई भी ऐसा मैटर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, तो कोई भी प्रोक्योरमेंट जो है इस रूल को, नो प्रोक्योरमेंट शैल बी मेड इन वायलेशन ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन, अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो किसी भी प्रकार का क्या है आपको प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। मान लो दोस्तों कोई भी सेलर है, ठीक है, उससे अपने सामान परचेज कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी हार्म हो रही है, राइट, या कोई और डिफेंस ऑफ इंडिया पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों चीज़ों में आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको ही पावर दी गई राइटिंग में, वो इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस को, राइट। तो यहाँ तक अपनों ने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये अपना क्विक रिवीजन हो गया। अगले चलते हैं दोस्तों आज अपने रूल नंबर 145 पे। ठीक है, इससे आगे आज अपने डिस्कस करेंगे। अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 145 पे। अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, एन अथॉरिटी विच इज़ कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन द पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स फॉलोइंग द जनरल प्रोसीजर कंटेंट इन द फॉलोइंग रूल्स। अब दोस्तों कौन सी अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट है परचेज करने के लिए गुड्स के लिए? ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी दोस्तों कॉम्पिटेंट है खर्चा करने के लिए, वो क्या कर देगी दोस्तों, सैंक्शन करेगी उस परचेज ऑफ गुड्स को।
ठीक है, जो उनको पब्लिक सर्विस के अंदर यूज़ आने वाला होगा गुड्स, राइट। और उसके लिए दोस्तों वो कौन से रूल्स फॉलो करेगी, विद द प्रोविजन इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। तो ये दोस्तों अपना जो पेपर नंबर 8 है, इसके जो कल अपनों ने सिलेबस डिस्कस किया था उसके अंदर एक था ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, राइट। तो उसके रूल्स का पालना करते हुए ये क्या करेंगे, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स का पालना करते हुए क्या करेंगे दोस्तों, खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर को क्या है दोस्तों, सैंक्शन करेंगे, राइट। इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स फॉलोइंग द जनरल प्रोसीजर कंटेन इन द फॉलोइंग रूल्स। जीएफआर के नियमों का तो पालन करते हुए, राइट, जीएफआर के नियम प्लस जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल जो है उसका पालन करते हुए क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को। एक तो दोस्तों हुआ आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, एक ये रूल हुए। एक दोस्तों स्पेशली जो है डीएफपीडीएस है हमारे, डीएफपीडीएस डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिफेंस के लिए है। ये दोस्तों जर्नल, ये है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ये सिंपल दोस्तों फाइनेंशियल पावर रूल्स हैं, राइट। डिफेंस की बात जब करेंगे तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डिफेंस सर्विसेज है, राइट। जब दोस्तों ये रूल पढ़ेंगे तो जब आपको और क्लैरिटीज में ये चीज़ें आपको बताऊंगा, राइट। आगे चलते हैं रूल नंबर 146 पे, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन, जब भी दोस्तों गुड्स का प्रोक्योरमेंट करते हो किस पर्पज़ के लिए, मोबिलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस शैल बी रेगुलेटेड बाय स्पेशल रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशंस से रिगार्डिंग अगर कोई प्रोक्योरमेंट करना है गुड्स का, ठीक है, तो उनको स्पेशल ऑर्डर जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। आगे चलते हैं 147 पे, पावर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। 147 क्या है दोस्तों, पावर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब ये जो है पैरा दोस्तों ये अमेंड हुआ है, ठीक। आपके पास जो किताब होगी दोस्तों इसमें DGSND का रोल इसमें बताया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया था, कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है उसको पावर दे रखी थी कि अपने बेस पर वो क्या करें, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करें। और दोस्तों अगर किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, अब पुरानी बुक में जब देखोगे रूल नंबर 147 उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है अगर उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़, तो वो क्या करते थे दोस्तों, कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो थे वो अपना इंडेंट प्लेस करते थे सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, CPO को, जो क्या थी DGSND थी, डायरेक्टर जनरल सप्लाई, ठीक है, DGSND, राइट। ये जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो थी DGSND अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो क्या करती थी, कोई भी अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज़ नहीं थी गुड्स को परचेज करने में तो ये क्या है उसकी सहायता करती थी, वो इसको इंडेंट प्लेस करते थे। फिर दोस्तों ये क्या करती थी, वो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन उनको सामान खरीद के देती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये DGSND का रोल ख़त्म हो गया, अब मिनिस्ट्री जो क्या है खुद ये सारे काम करती है जैम के थ्रू, राइट। अब DGSND का रोल नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या बोला गया है एक बार दोबारा बताता हूँ। 147 का जो पुरानी किताब है उसमें आप देखोगे तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को क्या थी, फुल पावर थी अपना सामान परचेज करने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों उनके बस की नहीं रहती थी कि हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो इंडेंट प्लेस करते थे DGSND को, जो क्या थी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता था। ये किसके अंडर में थी, ये दोस्तों किसके अंडर में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, DGSND की डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, राइट। तो फिर DGSND दोस्तों क्या थी, ये इनको सामान परचेज करके दे सकती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या याद रखना है, DGSND का कोई भी रोल नहीं है। अब दोस्तों ये DGSND देके ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट आपको गलत दे देगा, ठीक है, बोल देगा कि DGSND इज़ ऑथराइज्ड, मतलब ऐसा कुछ करके, तो अब उसका रोल नहीं है, राइट। तो इसमें देखते हैं 147 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट ये वाला है, ठीक है। द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी दोस्तों मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनको डेलीगेट करी हुई है पावर कि वो अपने अरेंजमेंट खुद कर ले प्रोक्योरमेंट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जैम, ठीक है, जो जैम पर अवेलेबल नहीं है, राइट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को दोस्तों क्या है सारी पावर्स दे दी कि वो खुद से क्या कर लेंगे, प्रोक्योरमेंट कर लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जो जैम पर अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों पुरानी किताब के अंदर जो क्या है इस पैरा के अंदर कोई भी जैम का चर्चा नहीं करी गई। कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरली थ्रू द जैम एज पर रूल 149। और दोस्तों अगर कोई भी आइटम जैम पर है तो
उनको जैम से खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, राइट। तो ये बात जो है रूल नंबर 149 में दी गई है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों आपका 147 नंबर पैरा, राइट। ये दो बातें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये अमेंडमेंट किया हुआ है, राइट। अब दोस्तों मैं बताता हूँ अमेंडमेंट के लिए पर्टिकुलर पीडीएफ भी इन्होंने अपलोड करी थी वेबसाइट पे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। तो वो पीडीएफ भी आपको मैं खोल के बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन का ये लेटर है 2 अप्रैल 2019 का, ऑफिस मेमोरेंडम रिप्लेसमेंट ऑफ द नेम ऑफ अर्स्टवाइल डीजीएसएनडी बाय जैम, कि डीजीएसएनडी का इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया, जैम कर दिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ठीक है। अब ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर सप्लाई डिवीजन, ये ठीक है चेंजेस हुए हैं जो भी, तो अपने डायरेक्ट चलते हैं रूल पे। रूल नंबर 147 पहले दोस्तों ये था, पावर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें ये बताया गया था मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या फुल पावर दी गई है अपना अरेंजमेंट कर ले गुड्स के लिए। अगर दोस्तों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपना इंडेंट किसको, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन को, डीजीएसएनडी को, ठीक है। अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। और दोस्तों फिर क्या है, द इंडेंट फॉर्म टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज विल बी एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म इवॉल्व बाय द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडेंट कैसे प्लेस करेंगे, जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन डीजीएसएनडी ने इनको बताया हुआ था, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या है, इसको अपडेट कर दिया। अब क्या बोल दिया, पावर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल दिया, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जैम पे अवेलेबल नहीं है तो उनको सारा काम ये खुद करना है, ठीक है। और जो कॉमन यूज आइटम है जो जैम पर अवेलेबल है वो रूल नंबर 149 के हिसाब से इनको मैंडेटरीली जो क्या है प्रोक्योर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई रूल नंबर 147 की, राइट। अब चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 148 पे। तो नेक्स्ट दोस्तों 148 जो है ये इन्होंने डिलीट कर दिया नए एडिशन में, ठीक है। ये था दोस्तों रेट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। रेट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कुछ नहीं है, जो डीजीएसएनडी जो थी, डीजीएसएनडी दोस्तों क्या थी, रेट को डिसाइड करती थी, ठीक है, मतलब रेट का कॉन्ट्रैक्ट करती थी, राइट। तो ये पुरानी किताब में आप देख सकते हो, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब इन्होंने इसको हटा दिया, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है 148 के अंदर कि जैम पर जो आइटम अवेलेबल नहीं होते थे उसमें क्या करती थी डीजीएसएनडी जो थी रेट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करती थी किससे, रजिस्टर्ड सप्लायर से, राइट। तो वो चीज़ अब इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया क्योंकि अब पूरा जो काम है वो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री पे, डिपार्टमेंट पे ही दे दिया, डीजीएसएनडी का रोल ही खत्म कर दिया इन्होंने, राइट। तो ये सारा काम दोस्तों क्या है जैम पे होने लगे। अब आगे चलते हैं अपने रूल नंबर 149 पे, राइट। तो अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 149 जो है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे से डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 149 है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जिसको बोलते हैं जैम, राइट। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस है और इसके अंदर दोस्तों क्या है, अमेंडमेंट है कि इनके अंदर ये जो अमाउंट्स दी गई हैं इनके अंदर अमेंडमेंट है, ठीक है, इनके अंदर अमेंडमेंट है, राइट। ये पहले कुछ और होती थी, अब ये कुछ और हैं, राइट। ये सारे अमेंडमेंट जो क्या है इस किताब के अंदर नीचे दिए गए हैं, राइट। तो अपने दोस्तों पहले देखते थे क्या होता था और अब देखते हैं लेटेस्ट के अंदर क्या होता है, राइट। तो इसको अपने देखते हैं अमेंडमेंट वाला पीडीएफ के अंदर आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेंडमेंट बताने से पहले एक चीज़ आपको वापस मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि जो डीजीएसएनडी जो है इसको रिप्लेस कर दिया जैम ने, ठीक है। डीजीएसएनडी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, जैम ने इसको रिप्लेस कर दिया। जैम एक दोस्तों प्लेटफॉर्म है, इसको ऑन कौन करता है, जैम एसपीवी करता है, ठीक है। जैम एसपीवी किसको ऑन करता है, जैम को करता है, ठीक है, मतलब इसको कंडक्ट करता है, चलाता है, इसका अधिकार है पूरा। एसपीवी की स्पेशल पर्पस व्हीकल फुल फॉर्म है इसकी एसपीवी की। 100% गवर्नमेंट ऑन्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी है दोस्तों जैम एसपीवी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ये भी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती थी। डीजीएसएनडी जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसने स्टार्ट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम। और डीजीएसएनडी दोस्तों किसकी सहायता ली थी, MEITY की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, डीजीएसएनडी क्या है, जैम क्या है, जैम को कौन ऑन करता है, डीजीएसएनडी को कौन ऑन करता था, जैम को ऑन कौन करता है, जैम एसपीवी। और दोस्तों जैम एसपीवी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जिसके अंदर डीजीएसएनडी संस्था आती थी जो कि एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ रूल नंबर 149 के अंदर क्या अमेंडमेंट हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या था रूल नंबर 149 में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस,
ठीक है। DGSND और एनी अदर, पहले ये था, ठीक है, जैम आने के बाद भी DGSND का कुछ टाइम तक रोल था। DGSND और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट विल होस्ट एन ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस जैम फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। DGSND या कोई अन्य ऑथराइज एजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा वो होस्ट करेगी जैम को। पहले मतलब DGSND करती थी इसको, क्योंकि इसने बनाया है MEITY की सहायता से, ठीक है। और DGSND क्या करेगी दोस्तों, इंश्योर करेगी एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग, DGSND दोस्तों क्या करेगी, DGSND विल इंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू जैम फॉर द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स, ठीक है। आगे बोल दिया इसने, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल बी मैंडेटरली फॉर गुड्स एंड और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम, मतलब डिपार्टमेंट को जैम पे जो भी आइटम अवेलेबल है वहाँ से खरीदना ही है उनको, या सर्विस लेनी है। द क्रेडेंशियल ऑफ सप्लायर ऑन जैम शैल बी सर्टिफाइड बाय द DGSND, ठीक है। जो भी दोस्तों क्रेडेंशियल मतलब क्या है, उसकी साख, ठीक है, हिंदी में इसको साख बोलते हैं, मतलब आपकी कितनी की वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों जो सप्लायर की वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता था, सर्टिफाई कौन, DGSND करता था। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज विल सर्टिफाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेट, ठीक है। द जैम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बायर फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज एजेंडर, ठीक है। तो पहले ये वैल्यू थी, ठीक है, कि अगर आपको 50,000 तक आइटम खरीदना है तो कोई भी अवेलेबल सप्लायर है जैम पे, आप उससे ले सकते हो। 50,000 से 30 लाख जो है उसके अंदर लोवेस्ट प्राइस होना चाहिए, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर होने चाहिए, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और 30 लाख से अबव दोस्तों ये चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों इनकी जो वैल्यू है घटा के कम कर दी इन्होंने, 50,000 की 25,000 कर दी, आधी कर दी, 25,000 से लेके दोस्तों 5 लाख कर दी इसकी, फिर 5 लाख से अबव, ताकि दोस्तों थोड़ा सा क्या है और अच्छी चीज़ें हो जाए। मान लो पहले 50,000 तक था, ठीक है, मान लो आप ये 50,000 की लिमिट जो है कोई भी आइटम परचेज करना है तो वो 49,000 का खरीद लेता था मान लो, ठीक है। तो 49,000 रुपये दोस्तों बहुत होते हैं, तो कुछ उसको नहीं करना पड़ता था, उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती थी उसी से वो खरीद लेता था। मान लो वो 49,000 पैसा लगा रहा है, 49,000 रुपये लगा रहा है, कोई आइटम वहाँ पे 45,000 रुपये में भी है तो वो 45 का ना खरीद के 49 का खरीद लेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस वैल्यू को कम कर दिया कि इसके अंदर तो कोई इनको बाउंडेशन ही नहीं थी। अब 25,000 तक जो क्या है ये कुछ भी खरीद सकते हैं, इनको कोई इस पर आपत्ति नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों तब 30 लाख तक 3 मैन्युफैक्चर होने चाहिए, राइट। अब बोल दिया कि 5 लाख तक जो है ओनली 30 लाख को सीधा 5 लाख कर दिया कि 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर होने चाहिए, उसमें जो L1 आएगा। तो मतलब थोड़ा सा और जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा शिकंजा कसा, थोड़े से और अच्छे नियम बनाए। इसके बाद दोस्तों 30 लाख जो था इसमें था कि भाई आपको बिड्स वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, लोएस्ट प्राइस मीटिंग, मतलब बिड्स आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों सिंपल आप परचेज कर लेते हो, एक हो गया दोस्तों आपको 3 मैन्युफैक्चर देखने हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चर, राइट। और तीसरा दोस्तों क्या आपको बिड लगानी पड़ेगी अगर 30 लाख से ऊपर आइटम था। अभी क्या है ये 5 लाख से ऊपर आइटम, मान लो आपको 8 लाख का सामान परचेज करना है, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं आपको, मेरे को 50 लैपटॉप चाहिए, ठीक है, 50 लैपटॉप चाहिए और वो कितने 1-1 लाख के हैं, तो मतलब 50 लाख हो गया इसका। तो इसके लिए दोस्तों आपको बिड डालनी पड़ेगी, ठीक है। बिड के अंदर दोस्तों कितने मर्जी जो है, बिड के अंदर जो है कितने मर्जी, बिड के अंदर दोस्तों कितने मर्जी भी क्या है सप्लायर आ सकते हैं उसको सप्लाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है 3 ही मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो 10 लोग बिड आपने डाली, ठीक है, तो उसमें 10 सप्लायर आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। आपको दोस्तों कम रेट के अंदर अच्छे से अच्छा सामान मिल जाएगा, राइट। तो उसको बिड बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ अपने दोस्तों FR के अंदर भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि बिड कैसे होती है। मान लो कोई भी टेंडर ओपन होता है, सबसे पहले स्टेट टेंडर हो गया, टेंडर के अंदर दोस्तों क्या है बिडर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बिडर्स क्या है बोली लगाते हैं, बिड मतलब बोली हो गई। फिर दोस्तों जो सबसे लोएस्ट बोली लगाएगा L1 होगा उसको क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। जब दोस्तों ये बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं तो टेंडर इशू किया जाता है, तो इसके अंदर इनको क्या है EMD जमा करवाई जाती है, ठीक है। EMD जमा करवाई जिसको क्या बोलते हैं बिड सिक्योरिटी बोलते हैं। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है तो फिर और इनसे सिक्योरिटी मनी ली जाती है, मतलब कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो है आगे भी चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, तो उस पर अपने नहीं जाके 149 तक ही रहते हैं। तो दोस्तों अब पहले का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि रूल नंबर 149 में ये था। अब दोस्तों क्या है रूल नंबर 149 के अंदर वो अपने देखते हैं, ठीक है। तो इसको अपने देखते हैं दोस्तों 149 के अंदर क्या है, राइट। अब इसके अंदर ये बता दिया कि पहले दूसरे तीसरे में चेंजेस हैं, चौथे से 8वें तक कोई चेंज नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें और बताया गया है नीचे रूल नंबर 150 में भी चेंज मिलेगा आपको और रूल नंबर 159 में भी चेंज है, ठीक है। और इसके बाद 255 के 13 के अंदर एंड ये देखिए ये डिलीट कर दिए इन्होंने 148, 156, 159,
ठीक है, ये सारे इन्होंने डिलीट कर दी। जैसे मैंने बताया 148 किससे था, रेट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, तो उसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया, राइट। तो अब अपने दोस्तों अपडेटेड जो 149 है अपने उसको पढ़ते हैं, राइट कि फ्रेंड्स अपने 149 को दोबारा से पढ़ते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है दोस्तों, एस्टेब्लिश किया है जेम को, किस चीज़ के लिए, जो आपके कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज है, राइट। आगे चलते हैं, जेम एसपीवी विल इंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों, DGSND उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, जिसको ध्यान रखना है DGSND को, राइट, वो इंश्योर करेगी। लेकिन अब DGSND ना होके जेम एसपीवी क्या करेगा, ये देखिए, जेम एसपीवी विल इंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी कि जेम एसपीवी क्या करेगा दोस्तों, इंश्योर करेगा कि एडिक्वेट पब्लिसिटी हो रही है या नहीं, ठीक है, इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू जेम, कि जेम से आपको कौन कौन से आइटम प्रोक्योर करने हैं, इसकी एडवर्टीजमेंट वो समय समय पे देगा फॉर द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स। ठीक है, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। ठीक है, अब दोस्तों मान लो आप किसी भी मान लो लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर हो, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप दोस्तों ऑडिट करते हो कि लेजर आप वेरीफाई करते हो, तो उसका जब आप देखते हो तो अगर कोई आइटम जेम पे अवेलेबल है तो दोस्तों उसको जेम से ही परचेज करना है उसको। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्शन भी रेज करते हैं कि एज पर रूल नंबर 149 ऑफ द GFR इट इज़ ऑब्जेक्टेड दैट द अंडर मेंशन्ड आइटम्स हैव बीन परचेज्ड, मतलब फ्रॉम मार्केट या दिस सप्लायर, मतलब जेम से ना खरीद के। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्शन भी रेज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो भी प्रोक्योरमेंट करोगे आप गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है, वो मैंडेटरी है अगर गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल है जेम पे। ठीक है, ठीक है, द क्रेडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम शेल बी सर्टिफाइड बाय द जेम एसपीवी। पहले दोस्तों क्या था, DGSND का रोल था इसमें, अब कौन करेगा, जेम एसपीवी करेगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। द क्रेडेंशियल मतलब उसकी साख जो है सप्लायर की, वो कैसा है, सामान सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका क्या रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें जेम एसपीवी करेगा। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ विल सर्टिफाइड द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। दोस्तों जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो है वो सर्टिफाई करेगी रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट्स, कि रेट ठीक है या नहीं। दोस्तों इसमें ये पूछ सकता है, आपको एक लाइन दे देगा कि द जेम एसपीवी विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट्स, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। या ये दे देगा DGSND विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट्स। अब दोस्तों इतनी सारी लाइन है, इतने सारे पैरा हैं, एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर होता है कि हम ये चीज़ें देख नहीं पाते। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा इसको। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ जो है वही सर्टिफाई करेगी कि जो रेट है वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, एक बात। अगला है, द जेम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बायर्स फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज एजेंडर। तो जेम पोर्टल है दोस्तों, उसको यूटिलाइज कौन करेगा, गवर्नमेंट बायर्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, ऑनलाइन परचेज करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नियम है दोस्तों, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें है पहले लिमिट अलग थी, पहले दोस्तों इसमें कितना था, 50,000 था, अब कितना है 25,000 तक जो है थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर ऑन द जेम। 25,000 रुपये तक की कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अवेलेबल सप्लायर है जेम पे, सस्ता महंगा कुछ कोई सा भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 25,000 रुपये तक आप परचेज कर सकते हो, बशर्ते मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। जो भी आपकी क्वालिटी चाहिए, जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए, और जो भी दोस्तों आपको डिलीवरी पीरियड चाहिए, मुझे 1 मंथ के अंदर डिलीवरी चाहिए, जो भी है। ठीक है, जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, उसके अंदर सब चीज़ें रहती है जेम के अंदर भी। ठीक है, कि कब आपकी डिलीवरी होगी, सप्लाई ऑर्डर प्लेस हो गया वगैरह वगैरह, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, 25,000 तक क्या है, कोई सा भी सप्लायर हो। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोक्योरमेंट अंडर दिस सब रूल इज़ परमिटेड विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। ठीक है, मतलब ऑटोमोबाइल के लिए कोई भी सीलिंग इसके अंदर नहीं दी गई है, अगर आप इस सब रूल के अंदर इसको देखते हो, राइट। तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इलेबोरेट इसको नहीं किया पॉइंट को। आगे चलते हैं अपने, अबाउट 25,000 एंड अप टू ₹5 लाख। 25,000 तक तो दोस्तों कोई चक्कर नहीं था कि आप कोई सा भी परचेज कर लो, लेकिन जैसे ही आप 25,000 से ऊपर बढ़ते हो और 5 लाख तक जाते हो, तो 25,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक जो क्या है, अगर आप जेम से शॉपिंग करते हो, जेम से प्रोक्योरमेंट करते हो थ्रू द जेम सेलर, तो आपको किससे करना है, थ्रू द जेम सेलर, उस सेलर से लेना है, हैविंग द लोवेस्ट प्राइस अमंगेस्ट द अवेलेबल सेलर। तो जितने भी दोस्तों अवेलेबल सेलर हैं, मान लो 25,000 से लेके 5 लाख तक आपने कोई अपनी स्पेसिफिकेशन डाली, मुझे लैपटॉप चाहिए लेनोवो का मुझे लैपटॉप चाहिए, i5 मुझे प्रोसेसर चाहिए, 12th जनरेशन मुझे इसका जो क्या है
i5 प्रोसेसर 12th जनरेशन का चाहिए, इंटेल का चाहिए मुझे, ठीक है। 8 GB मुझे रैम चाहिए, 512 GB मुझे SSD चाहिए, मतलब जो भी है, ठीक है। आपने सारी स्पेसिफिकेशन डाल दी, तो आप ये लैपटॉप मान के चलते हैं अपने 50,000 रुपये का है, ठीक है, 50K का, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों पास 10 लोग आ गए, ठीक है, 10 सेलर आ गए, राइट। अलग अलग कंपनी, मान लो कंपनी अपने नहीं डाल सकते, ठीक है। लेनोवो का, सॉरी, जो गुड्स आप परचेज करते हो तो आप ब्रांड नेम उसके अंदर नहीं डालते हो, आप अपनी स्पेसिफिकेशन डालते हो, राइट। तो इसके बाद दोस्तों जो भी 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जो है आपके पास जो भी सेलर आएगा, राइट, उसमें से जो भी L1 होगा उस स्पेसिफिकेशन का वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, किसके अंदर होगी, 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। थ्रू द जेम सेलर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस अमंगेस्ट द अवेलेबल सेलर। आपको लैपटॉप चाहिए, आपने स्पेसिफिकेशन डाल दी, तो उस स्पेसिफिकेशन के अंदर जितने भी सेलर्स होंगे, जो भी उसके अंदर लोवेस्ट होगा, राइट, बिना ब्रांड वगैरह देखे आपने, क्योंकि गुड्स के अंदर देख लिया आपने उन्हें, तो जब भी आप परचेज करते हो तो ब्रांड नेम उसके अंदर अपने नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 25,000 से लेके 5 लाख तक। थ्रू द जेम सेलर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस अमंगेस्ट द अवेलेबल सेलर, जितने भी अवेलेबल सेलर है उसमें सबसे लोवेस्ट प्राइस जो होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, ऑफ एट लीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। और दोस्तों कम से कम जो अवेलेबल सेलर तो है, लेकिन 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी होनी चाहिए दोस्तों। क्या है, आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर भी उसके अंदर होने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑन जेम मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड, ठीक है। ये सारे क्वालिटी कैसी होगी, स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड जिससे मीट करता होगा, ठीक है, वो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। द टूल्स फॉर ऑनलाइन बीडिंग एंड ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन अवेलेबल ऑन जेम कैन बी यूज्ड बाय द बायर इवन फॉर प्रोक्योरमेंट्स लेस देन ₹5 लाख, ठीक है। तो इस दोस्तों जब जेम की वेबसाइट अपने खोलते हैं, मैं अभी आपको ओपन करके भी बताऊंगा, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ऑनलाइन बीडिंग का एक रिवर्स ऑक्शन आता है जिसको RA बोला जाता है, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकता है बायर इन चीज़ों को। बीडिंग आपको पता है, रिवर्स ऑक्शन दोस्तों थोड़ा सा क्या है, इसका प्रोसेस है ये, राइट। इतनी टेक्निकलिटी पे अपने नहीं जाएंगे। ऑनलाइन बिडिंग मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बिड आपने डाल दी, फिर जो सबसे 4-5 सप्लायर आ गए, जो सबसे L1 आपको देता होगा वो बिड उसको मिल जाएगी, राइट। तो अवेलेबल ऑन जेम कैन बी यूज्ड बाय द बायर इवन फॉर प्रोक्योरमेंट्स लेस देन ₹5 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले दोस्तों 25,000 तक आप कोई किसी से भी लो, 25,000 से लेके 5 लाख तक जो है, जो भी अवेलेबल थ्रू द जेम सेलर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस अमंगस्ट द अवेलेबल, जो भी अवेलेबल सेलर है उसमें जो L1 होगा उसको परचेज करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स भी उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ऑनलाइन बीडिंग RA का ऑप्शन भी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपने अबव 5 लाख थ्रू द सप्लायर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस। और दोस्तों 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको किसका देखना है, सप्लायर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस, ये चीज़ तो देखनी है, ठीक है। मीटिंग द, जो क्या मीट कर रहा है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड आफ्टर मैंडेटरली ऑब्टेनिंग बिड्स। इसके अंदर था दोस्तों बिड्स आपको ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो दोस्तों सिंपल आप गए और आपने देखा 25,000 तक है तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कर लिया। 25,000 से लेके 5 लाख तक आपने क्या करा, 25,000 से लेके 5 लाख तक आपने क्या किया, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, उसमें आप L1 चुन लो, बिड्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन डालोगे, जो भी सेलर्स आएगा 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए कम से कम। इसके बाद जो L1 होगा उससे आप सिलेक्ट कर लो। अगर दोस्तों 5 लाख से ऊपर अगर आप जाते हो, ठीक है, 5 लाख रुपए से अगर दोस्तों आप ऊपर जाते हो, 5 लाख रुपए से अगर आप ऊपर जाते हो, एक सेकेंड, तो पहला दोस्तों हो गया 25,000। 25,000 से अगर आप 25,000 तक करते हो लेस देन 25, तो किसी से भी कर लो। 25 से लेके 5 तक जो है 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर में जो L1 होगा, ठीक है। 5 लाख से दोस्तों अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको बिड लगानी ही पड़ेगी, ऑब्टेनिंग बिड्स, ठीक है, आपको बिडिंग सिस्टम करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई, तीनों में डिफरेंस पता लगा आपको, राइट। द अब 5 लाख थ्रू द सप्लायर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस मीटिंग द रेगुलेटरी क्वालिटी, मिनिमम लेना है, सब चीज़ें देखनी है और मैंडेटरी करनी है, आपको बिड्स लेनी है, ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल प्रोवाइडेड बाय जेम, ठीक है। तो जेम के अंदर दोस्तों RA और बिडिंग का ऑप्शन आता है, राइट। तो रिवर्स ऑक्शन या बिडिंग का, तो वो चीज़ें आपको चूज़ करनी पड़ेगी। और दोस्तों ऑटोमोबाइल के केस के अंदर जो है करंट लिमिट 30 लाख है, जो पहले 30 लाख थी इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो अब मैं आपको दोस्तों अमेंडमेंट वाली PDF में जाके एक बार वापस बताता हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पहले 50,000 था, अब 25,000 हो गया, ठीक है। कोई भी अवेलेबल हो
जेम का कोई भी सप्लायर हो, 25,000 से लेके 5 लाख तक, पहले 50,000 से 30 लाख था, ठीक है। 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर होने चाहिए, उसमें जो L1 आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 5 लाख से अगर ऊपर है, पहले ये 30 लाख वैल्यू थी, 5 लाख से ऊपर है तो आपको बिड जो है मैंडेटरी ऑब्टेन करनी पड़ेगी, बिड सही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई भी L1 मिल जाए, मान लो आपने स्पेसिफिकेशन डाला, ठीक है, और बहुत सारे सप्लायर आ गए और जिसमें L1 है, तो 5 लाख से अगर ऊपर है तो ये प्रोसेस आपको नहीं चूज करना, आपको बिड लगानी ही पड़ेगी। आप बिड डाल दोगे मुझे ये सामान चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, 5 लाख से ऊपर है तो डिफरेंट आएंगे, जो भी सेलर होंगे वो अपना क्या करेंगे, बिड डालेंगे कि हाँ मैं इतने में दे दूँगा, ये सामान इतने में दे दूँगा, राइट। तो जो बिडिंग है या फिर रिवर्स ऑक्शन का टूल करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ऑटोमोबाइल्स पे जो है 30 लाख रुपए ये रहेगी ये लिमिट, ठीक है। ऑटोमोबाइल के केस में क्या है दोस्तों, 30 लाख रुपए अगर उससे हाई जाता है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बिड उसमें अंदर डालनी पड़ेगी। 30 लाख से नीचे क्या है, नहीं डालना आपको उसको, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, अपने थोड़ा सा जेम पोर्टल की जो है वेबसाइट को देखते हैं कि जेम पोर्टल की जो वेबसाइट है वो कैसे लिखती है। गूगल पे आपको क्या टाइप करना है, जेम आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जेम पोर्टल पे करोगे तो ये दोस्तों आपके पास जो क्या है, जेम की वेबसाइट आपको दिखने लगेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। ये खादी महोत्सव का ये कुछ ऐड चल रही है इनकी, राइट। तो इसमें आप जाओगे तो ये सारे आपको देखने को मिलेगी सारी चीज़ें, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, कैटेगरी में आप जाओगे तो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आईटी प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल है, फर्नीचर है, मेडिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। आईटी प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, मेडिकल प्रोडक्ट, स्टेशनरी आइटम। सर्विसेज पे जाओगे तो ये दोस्तों देखोगे, जब सर्विसेज देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। आउटसोर्स से कोई भी आप काम करवाना चाहते हो, मैन पावर लेना चाहते हो, कोई सैनिटेशन सर्विस मतलब सफाई के लिए कोई सर्विस लेना चाहते हो, बस हायरिंग सर्विस है, व्हीकल हायरिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मेंटेनेंस की कोई सर्विस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है, ये सर्विसेज है, राइट। एनर्जी ऑडिट सर्विस, ये सारा इसके अंदर जो है ये सर्विस दी गई है। ऊपर क्या दिए हुए थे, ये प्रोडक्ट दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे और कैटेगरीज आ जाएगी, राइट। ब्राउज ऑल कैटेगरी पे करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। वापस अपने होम पे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों आप ये देखोगे कि इसके अंदर ये बिड्स दिया हुआ है यहाँ पे, फॉरवर्ड ऑक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा रिवर्स ऑक्शन करके भी, ठीक है। बिड्स में जाओगे तो लिस्ट ऑफ बिड्स, रेलवे बिड्स आ गई। इसके अंदर ऑनगोइंग जो भी ऑक्शन चल रहे हैं, ऑक्शन मतलब क्या हुआ दोस्तों, नीलामी। कोई भी मान लो किसी के पास स्क्रैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्क्रैप किसी के पास रखा है, ठीक है, उसके पास 50 टन जो है कोई भी स्क्रैप है, ठीक है, उसको बेचना है तो वो क्या है दोस्तों, ऑनलाइन इसको ऑक्शन कर सकती है, ठीक है। तो अब ऑक्शन में दोस्तों अपने जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कि जब ऑक्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी जो है ऑक्शन चल रहे हैं। अनयूज्ड आंसर शीट पेपर, स्क्रैप एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारा तामझाम आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, राइट। अब ये बिड्स हो गया, तो इसमें आप जाओगे तो दोस्तों और आपको देखने को मिलेगी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा अपना हो गया जेम की पूरी वेबसाइट, राइट। तो ये सारी आपकी जेम की वेबसाइट हो गई, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपनों ने देख लिया 3 नंबर पॉइंट तक, ठीक है। 25,000 से 5 लाख और 5 लाख से ऊपर। अगला चलते हैं दोस्तों 4 नंबर पे, क्या है, द इन्विटेशन फॉर द ऑनलाइन ई बिडिंग रिवर्स ऑक्शन विल बी अवेलेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग सेलर्स और अदर सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल हु हैव ऑफर्ड देयर गुड सर्विस अंडर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जेम, ठीक है। जो भी दोस्तों इन्विटेशन फॉर द ऑनलाइन ई बिडिंग रिवर्स ऑक्शन, ठीक है, ऑनलाइन ई बिडिंग कर सकते हो या आप RA से क्या है कोई भी परचेजिंग कर सकते हो। तो ये अवेलेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग सेलर और अदर सेलर रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, तो सभी सेलर्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग सेलर है या नए रजिस्टर्ड सेलर के लिए सारा ये उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है द अबव मेंशन्ड मॉनेटरी सीलिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेज मेड थ्रू जेम फॉर परचेजेस इफ एनी आउटसाइड जेम रेलिवेंट GFR रूल शेल अप्लाई, ठीक है। दोस्तों जो अपनों ने ऊपर लिमिट पड़ी थी 25,000, ठीक है, 25,000 से 5 लाख, 5 लाख से ऊपर जो है वो सारी जेम के लिए लागू होती है। अगर आपको परचेजिंग करनी है तो GFR के रेलिवेंट रूल लागू होंगे, ठीक है। अगला है 6 नंबर में, क्या है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शेल। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शेल वर्क आउट देयर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ईदर OPEX मॉडल और CAPEX मॉडल एज पर देयर रिक्वायरमेंट सुटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ preparation of budget estimate and shall project their annual procurement plan of goods and services on GEM portal within 30 days of the budget approval,
ठीक है। तो दोस्तों जब भी बजट अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, बजट अप्रूव हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल बना, अप्रोप्रिएशन एक्ट बना, बजट अप्रूव हो गया, तो विद इन 30 डेज़ क्या करना होता है, कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो वर्कआउट करेंगे, राइट। तो कोई भी दोस्तों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है शेल वर्कआउट देयर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ईदर ओपेक्स मॉडल, उनको ओपेक्स मॉडल से करना है या कैपेक्स मॉडल से करना है, राइट। तो एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टीमेट, जब बजट एस्टीमेट दोस्तों बन रहा होगा, राइट, उस टाइम इनको ओपेक्स से परचेजिंग करनी है या कैपेक्स से करनी है वो उनको देखना है। और एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जेम पोर्टल के ऊपर जो क्या करना पड़ेगा, उनको वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट, विद इन 30 डेज ऑफ द बजट अप्रूवल। अब दोस्तों कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल क्या होते हैं, ये चैप्टर 1 के अंदर बताया हुआ, तो अपने एक बार इसको और देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है कैपेक्स मॉडल। कैपेक्स मॉडल मतलब क्या है, इन द कैपेक्स मॉडल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड बाय द बायर टू स्ट्रेट वे परचेज गुड्स फॉलोड बाय द प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, अरेंजिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वारंटी पीरियड एंड फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा है, कैपेक्स कुछ नहीं है। कैपेक्स का मतलब क्या है, कैपेक्स दोस्तों क्या है, कैपेक्स और ओपेक्स में फ़र्क क्या है। पहले तो कैपेक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कोई भी बायर है, ठीक है, बायर मतलब कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो बायर हुआ, ठीक है। तो कैपेक्स मॉडल के अंदर वो क्या करेगा दोस्तों, कैपेक्स मॉडल के अंदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा और सामान को परचेज कर लेगा, ठीक है। और जो सामान परचेज कर लेगा, ठीक है, तो गुड्स स्ट्रेट वे परचेज गुड्स फॉलोड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अरेंजिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द वारंटी पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सामान वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके खरीद लेगा। मान लो उसने दोस्तों 10 एसी खरीद लिए थे, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके 10 एसी खरीद लिए। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसकी मेंटेनेंस जो है, वारंटी पीरियड अगर ख़त्म हो जाएगी तो मेंटेनेंस वगैरह क्या करेगा वो खुद ही उसको करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद ही उसकी मेंटेनेंस को अरेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब वो एसी ख़राब हो जाएंगे तो उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। ये तो कैपेक्स मॉडल हो गया, ठीक है। इसको दोस्तों याद कैसे रखना है, सी मतलब कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ओपेक्स मॉडल क्या है, ओपेक्स मॉडल थोड़ा सा क्या है अलग है। इसके अंदर क्या होता है, सेलर जो है गुड्स प्रोवाइड करता है, वो खुद ही उसको मेंटेन करता है और ऑल्सो प्रोवाइड्स द कंज्यूमेबल्स एज रिक्वायर्ड। जो भी दोस्तों उसके अंदर सामान बाद में लगेगा वो भी क्या है, सेलर ही प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनली टेक बैक द गुड्स आफ्टर द यूजफुल कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ, जितने टाइम का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद क्या उसको वापस भी ले जाएगा वो। द एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द बायर इन स्टैगर्ड मैनर। तो एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों बायर के द्वारा वो स्टैगर्ड मैनर में किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है एज पर द टर्म कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो समझ में आए दोस्तों, एक तो कैपेक्स हो गया, एक ओपेक्स हो गया। कैपेक्स के अंदर कुछ नहीं है, 10 एसी आप खरीद के लाओ, इसके बाद जो भी इसका वारंटी होगी वो एग्जॉस्ट होगी तो मेंटेनेंस होगी, जो भी खर्चा करना होगा वो आप बाद में करोगे। एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ये भी 10 एसी खराब हो जाएंगे तो आप इसको ऑक्शन में लगा के इसकी नीलामी करके इसको बेच बाच दोगे। ओपेक्स मॉडल में ऐसा नहीं है दोस्तों, 10 एसी जो है आपको चाहिए तो जो सेलर होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, उनकी मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। और दोस्तों जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ पूरी हो जाएगी तो 10 एसी वो उठा के ले जाएगा, ठीक है। और आपका खर्चा जो होगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ना होके इसमें स्टैगर्ड मैनर में आपको करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों रेंट पे आप जैसे कोई भी सामान लेते हो तो ये उस टाइप का हुआ, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो एक साथ आपने कर दिया, और ओपेक्स मॉडल के अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे आपने खर्चा किया, ठीक है, और सेलर ने क्या ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी, मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। तो ये दोस्तों डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है इन दो मॉडल के अंदर वो क्या करेगी, खर्चा कर सकती है। और दोस्तों बजट अप्रूवल होने के बाद विद इन 30 डेज़ वो क्या करेगी, जेम पोर्टल पे क्या है अपनी सारी एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान वो बताएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपनों ने पढ़ लिया इसको कि ये ओपेक्स मॉडल कैपेक्स मॉडल में करना है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, सूटेबिलिटी है, ठीक है। और एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है 30 दिन के अंदर जेम पोर्टल पर उनको डालना पड़ेगा। द गवर्नमेंट बायर्स में असरटेन द रीजनेबलनेस ऑफ द प्राइसेस बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर यूजिंग द बिजनेस एनालिटिकल टूल अवेलेबल ऑन जेम इंक्लूडिंग लास्ट परचेज प्राइस ऑन ऑप्शन प्राइस ऑन जेम डिपार्टमेंट ऑन लास्ट परचेज प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों जब भी गवर्नमेंट बायर है वो करेगा कि हाँ भैया सामान जो ले रहा हूँ वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टूल जो है जेम पर अवेलेबल हैं। उसने मान लो पहले लैपटॉप लिया था तो वो 50,000 का था, तो आज कितना है, लास्ट परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी है। डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़ टू मेक पीस मील परचेज टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट थ्रू L1 बाइंग
bidding, reverse auction on gem, or the necessity of obtaining the sanction of higher authorities required with reference to the estimated value of the total demand। ठीक है, मान लो दोस्तों मुझे 50 लैपटॉप चाहिए, ठीक है, 50 लैपटॉप चाहिए, एक लैपटॉप मान लो 49,000 का है, ठीक है, तो या एक लैपटॉप मान लो 50 लैपटॉप चाहिए, एक लैपटॉप कितने का है, एक लैपटॉप 10,000 का है, ठीक है, तो कुछ भी अमाउंट इसकी बनेगी, ठीक है, तो ये वही हो गया, स्प्लिटिंग वाला हो गया। तो आप इसको एक साथ परचेज करो, ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार क्या है अलग अलग जेम के ऑर्डर लगा के इसको एक आप बार बार डालोगे। 50 लैपटॉप की दोस्तों स्पेसिफिकेशन आपको एक ही है और आपको 50 आइटम चाहिए, तो इसको एक ही बार में आप इसको परचेज करो। मतलब मुझे 50 लैपटॉप चाहिए, ठीक है, 1 लाख का एक है तो 50 लाख का हो गया, तो इसकी बिड में डाल देता हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है 50 लैपटॉप को 50 बार आप खरीदोगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दोस्तों, जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है उसमें वो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है इसके अंदर। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 149 आपका कंप्लीट। अगला दोस्तों है रूल नंबर 150, राइट। तो ये भी थोड़ा दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसमें अपने को टाइम लगेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत लगेगी। अगर एक बार आप कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर दोस्तों बहुत सारे सवाल जो हैं इसमें से पूछे जाएंगे। और दोस्तों जब भी अपने नया जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो पुराना भी अपने थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करते चले जाएंगे ताकि दिमाग के अंदर चीज़ें बैठती रहें, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रफ करता हूँ, वीडियो ऑलरेडी 42 मिनट का हो चुका है। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं पर रफ करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।